जय हिंद। संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज कंप्लीट जीएस फाउंडेशन के सीरीज में चौथा क्लास लेकर के उपस्थित है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने फाउंडेशन सीरीज में 3 क्लास को देख लिया है। आज चौथे क्लास में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत को, और दिल्ली सल्तनत में जो पहला राजवंश शासन किया है जिसका नाम है गुलाम वंश, तो गुलाम वंश के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी। और दिल्ली सल्तनत पर जो पहला राजवंश शासन किया था उसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आइए इसी को हम लोग देखते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो टाइमिंग है यहाँ पे लिखा हुआ है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी। क्योंकि दोस्तों 12 मार्च या कहीं कहीं पे 15 मार्च 1206 ईस्वी को जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो जाता है, तो मोहम्मद गौरी के पास कुल 3 गुलाम थे, जिसमें से सबसे विश्वास पात्र जो गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2 अन्य गुलाम भी थे, एक का नाम था कुबाचा और एक का नाम था यालदोज। लेकिन सबसे विश्वास पात्र गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के पुत्री से विवाह भी किया था। इस प्रकार वो गुलाम भी था और दामाद भी था। अब बात यह है कि दामाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के यहाँ ही रहता था, तो उसके पास तो अपना कुछ था नहीं। तो मोहम्मद गौरी ने जो क्षेत्र जीता था भारत का, वहां पर उसको नियुक्त कर दिया। और वहीं पर मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद एक नया राजवंश स्थापित किया जिसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जानते हैं, इसको मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत पर जो एक एक करके 5 राजवंशों ने शासन किया है उसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, पेपर में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को क्रम से सजाइए। तो देखिए, जो पहला राजवंश है उसका नाम है गुलाम वंश, दूसरा जो है उसका नाम है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। इन 5 राजवंशों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। दोस्तों, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा दोस्तों तुगलक वंश, और सुगंध से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोदी वंश। दोस्तों, गुलाम वंश का जो कार्यकाल है वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक है। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक है। तुगलक वंश का जो कार्यकाल है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी है। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी है। और लोदी वंश का कार्यकाल है 1451 से 1526 ईस्वी। दोस्तों, 1526 ईस्वी में जब पानीपत का युद्ध होता है, हरियाणा में पानीपत का वो पहला युद्ध होता है, और उस समय लोदी वंश का जो शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच में युद्ध होता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है। उस युद्ध में इब्राहिम लोदी का हार होता है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास का ये पहला ऐसा राजा है जिसने जो युद्ध क्षेत्र में ही दम तोड़ दिया था। तो 1526 में जब लोदी वंश समाप्त होता है
तो लोधी वंश के साथ साथ में दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाता है और एक नया राजवंश स्थापित करता है कुतुबुद्दीन, एक नया राजवंश स्थापित करता है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका नाम होता है मुगल वंश। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश गुलाम वंश के जो शासक हैं, इन शासकों को याद रखने के लिए एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। ट्रिक है, करो ना आराम इतना रूई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से गुलाम वंश के सभी शासकों का नाम हम लोग याद रख सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, करोना, करोना का मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइमिंग है वो 1206 से 1210 ईस्वी है। आराम से हो जाएगा आराम शाह। आराम शाह 1210 ईस्वी में गद्दी पर तो बैठता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आराम नहीं कर पाता है, क्योंकि कुछ ही महीने में इल्तुतमिश, जिसको अल्तमश के नाम से जानते हैं, वो हत्या कर देता है और लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर देता है। तो इतना से हो जाएगा इल्तुतमिश, जिसको अल्तमश के नाम से जानते हैं, 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी इसका कार्यकाल है। उसके बाद रूई से हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो है, इसका कार्यकाल 1236 तक ही है। 1236 में गद्दी पर बैठता है और 1236 में ही गद्दी से हटा दिया जाता है। रजाई से हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका है, जो 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी और 1240 ईस्वी में उसका हत्या हो गया था। यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखते हैं, बाहर से हो जाएगा बहराम शाह। बहराम शाह का टाइमिंग है 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी। आलम से हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका टाइमिंग है 1242 ईस्वी से लेकर के 1246 ईस्वी। नादे से हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। इसका टाइमिंग है 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी। और गया से हो जाएगा गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन का टाइमिंग है 1265 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी। कब से हो जाएगा कैकुवाद। कैकुवाद का टाइमिंग है 1287 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी। क्यों से हो जाएगा शम्मुद्दीन कैमूर्स। तो शम्मुद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक है। 1290 में ही गद्दी पर बैठता है और 1290 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जो गुलाम वंश का अंतिम शासक है उसका नाम है शम्मुद्दीन कैमूर्स। दोस्तों आगे भी इसी तरह के ट्रिक आपको मिलते रहेंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। गुलाम वंश या ममलूक वंश, इसी को दास वंश बोलते हैं, इसी को गुलाम वंश बोलते हैं, इसी को ममलूक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश का जो टाइमिंग है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना गुलाम के नाम पर ही क्यों किया, क्योंकि वो खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया तो मोहम्मद गौरी द्वारा जो भारत में विजित क्षेत्र था उसी क्षेत्र पर गुलाम वंश की स्थापना किया था। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। यह वंश भारत का पहला मुस्लिम साम्राज्य था। भारत में जो पहला मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ था वो गुलाम वंश था, और यह मुस्लिम साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। इसको याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था। दोस्तों
गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए हैं सब के सब तुर्क थे, लेकिन ये सब अलग अलग वंश से संबंधित थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क शासक था जिसने दिल्ली की गद्दी पर 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक बैठा। मात्र 4 वर्षों तक ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 1210 ईस्वी में दोस्तों लाहौर में पोलो या चौगान खेलते समय जो घोड़े से खेला जाता है, 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर जाता है और लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों देखिए इसके नाम में लिखा हुआ है ऐबक। ऐबक का तुर्की भाषा में अर्थ होता है, तुर्की भाषा में अर्थ होता है, तुर्की भाषा में अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। यहां पे देखिए कुछ प्रश्न लिखे गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म स्थान कहां पे था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म स्थान है वो तुर्किस्तान, ये तुर्किस्तान का रहने वाला था, लेकिन मोहम्मद गौरी के द्वारा बाजार से इसको एक दास के रूप में खरीदकर लाया गया था। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा गया है इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 25 जून 1206 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक हुआ था। और इसको किस किस नाम से जाना जाता है? जैसे इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि लाखों में दान दिया करता था, और इसे पील बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हाथी दान दिया करता था, इसीलिए इसको पील बख्श के नाम से जाना जाता है। इसको हातिम दुती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हातिम का मतलब होता है न्यायाधीश, तो इसकी न्याय व्यवस्था थोड़ी व्यवस्थित रहने के कारण थोड़ा न्याय व्यवस्था इसका ठीक था, इसीलिए इसको हातिम दुती के नाम से भी जाना जाता है। इसको पूरा का पूरा कुरान याद था, इसीलिए इसको कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, इसको याद रखेंगे आप लोग, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइमिंग है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में हुआ था। उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। 1208 ईस्वी में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त कराई थी। दोस्तों 1208 ईस्वी में 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन महमूद के द्वारा एक दास मुक्ति पत्र देकर उसको सुल्तान की उपाधि प्राप्त कराई गई थी, इसको याद रखिएगा। इसका मतलब यह है कि वो दास से मुक्त हो गया था 1208 ईस्वी में, एक सुल्तान बन गया था दोस्तों 1208 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। दोस्तों उसको कुरान खान के नाम से जाना जाता है, अभी हमने बताया, क्योंकि उसको पूरा का पूरा कुरान याद था। वह लाखों में दान दिया करता था, इसीलिए उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, अभी हमने बताया। उसको पील बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि हाथियों को दान दिया करता था। ये सब प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसने अजमेर राजस्थान में पड़ता है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। दोस्तों 2.5 दिन का मतलब यह है कि 60 घंटा, 60 घंटा, 2.5 दिन का मतलब यह है कि 60 घंटा, क्योंकि यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि जो वर्तमान में 2.5 दिन का झोपड़ा है उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा और इसको कौन बनवाया था। तो दोस्तों
राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का मतलब होता है 60 घंटा। 60 घंटे में ही इस झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। जबकि पहले एक संस्कृत पाठशाला था, संस्कृत विद्यालय था, जो चौहान वंश के शासक विग्रहराज फोर्थ के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको मात्र 2.5 दिन के अंदर तोड़वा करके उसको मस्जिद बनवा दिया नमाज पढ़ने के लिए। दोस्तों आज भी जो उसमें संस्कृत में पंक्तियां लिखी गई हैं वो आज भी दिखाई देती है। दोस्तों कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक संस्कृत विद्यालय था जो चौहान वंश के शासक विग्रहराज फोर्थ के द्वारा बनवाया गया था, जिसे बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो बिहार के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ध्वस्त करा दिया था। दोस्तों यह नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों यह विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें पहली बार हॉस्टल की सुविधा दी गई थी। दोस्तों एक कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो हॉस्टल की सुविधा देने वाला पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करा दिया था, जबकि इसका निर्माण गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त के द्वारा कराया गया था। देखिए यहाँ पे इमेज लगा हुआ है दोस्तों संस्कृत विद्यालय का, जो वर्तमान में इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, अजमेर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दोस्तों ये जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था। दोस्तों अपने गुरु के स्मृति में उसने जहां पे गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था दिल्ली में, उसी के प्रांगण में दिल्ली के मेहरौली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा। दोस्तों लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की दिली इच्छा थी कि उसको 5 मंजिले का बनवाना चाहता था, लेकिन जब पहला मंजिला बनकर के तैयार हुआ तभी उसका मृत्यु हो गया। दोस्तों बाकी शेष अन्य भाग को कई शासकों ने मिलकर के बनवाया। कई शासकों ने कुतुब मीनार का जीर्णोद्वार भी कराया है, जीर्णोद्वार भी कराया है। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों अपने गुरु बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का नींव रखा, लेकिन उसे पूर्ण नहीं करा पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे पूर्ण नहीं करा पाया था। दोस्तों जो मेहरौली का लौह स्तंभ है उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि उसमें आज तक जंग नहीं लगा है, और उसी के प्रांगण में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा था। तो दोस्तों आगे चल करके उसका निर्माण जो पूर्ण कराने का श्रेय है, निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण कार्य पूरा कराया गया, जिसको अल्तमश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण किसने कराया था। तो कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, जिसको अल्तमश के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का पहले गुलाम था, बाद में यह भी उसका दामाद हो गया था। इसको याद रखिएगा, इसको अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की दिली इच्छा थी कि वो 5 मंजिले का बनवाना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश ने भी उसको 5 मंजिले का नहीं बनवाया, उसको 4 मंजिले का बनवाया। लेकिन आगे चल करके जब तुगलक वंश आया
तो तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के समय में उस पर फिरोज शाह तुगलक के समय में उस पर आकाशीय बिजली गिर जाती है, जिससे उसका चौथा मंजिला टूट जाता है। और दोस्तों जब चौथा मंजिला उसका टूट जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो वास्तुकार था, जो कारीगर था, वो तो मिल नहीं पाया, तो दूसरे कारीगर से उसने काम करवाया उसका, तो चौथा मंजिला टूट गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको 5 मंजिले का बनवाया। तो वर्तमान में कुतुब मीनार 5 मंजिले का है दोस्तों। और जो 5वां मंजिला बनवाया गया है, यह बनाया गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसको याद रखिएगा दोस्तों। कुतुब मीनार विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है, जिसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। यह भी पेपर में पूछा जा चुका है। इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक तो 5वां मंजिले का निर्माण करा दिया, लेकिन आज भी उसको देख करके पता चलता है कि उसका कार्य 2 बार में हुआ है, क्योंकि जिस तरह का शेप उसका पहले था उस तरह का शेप अब नहीं है। आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये पहला मंजिला है, यहाँ तक ये दूसरा मंजिला है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है, और ये 5वां है। तो दोस्तों यहाँ तक सिर्फ जो पहला मंजिला है इसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करा दिया था, और यहां से लेकर के यहां तक का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, जिसको अल्तमश के नाम से जाना जाता है। और जब आकाशीय बिजली गिरने से इतना हिस्सा टूट जाता है तो 2 मंजिले का और निर्माण करवाता है फिरोज शाह तुगलक। आगे चल करके लोदी वंश का एक शासक होता है जिसका नाम रहता है सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी सुंदर दिखने के लिए दाढ़ी और मूछ कुछ भी नहीं रखता था। उसी के समय में इसका कलर थोड़ा से धुधुला हो गया था, डल हो गया था। तो डेंटिंग पेंटिंग का भी कार्य फिरोज सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया है। इसको याद रखिएगा, कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि कुतुब मीनार से कुल कितने लोग संबंधित हैं। तो दोस्तों कुतुब मीनार से कुल 4 लोग संबंधित हैं, इसको याद रखिएगा। पहला हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा हो जाएगा इल्तुतमिश, तीसरा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, और चौथा हो जाएगा सिकंदर लोदी। दोस्तों उसके बाद 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय जब लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो लाहौर के अमीरों ने तुरंत जल्दबाजी में आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया 1210 ईस्वी में। मात्र दोस्तों 8 महीने तक आराम शाह आराम से बैठ पाता है। उसके बाद आगे चल करके 1211 ईस्वी में ही इल्तुतमिश के द्वारा आराम शाह की हत्या कर दी जाती है, और इल्तुतमिश राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर देता है। और इस प्रकार गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश माना जाता है, जिसको अल्तमश के नाम से जानते हैं हम लोग। दोस्तों आइए हम लोग कुछ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। इससे पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला प्रश्न, गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो दोस्तों गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहां से हुई है, ये कौन थे। तो दोस्तों ये तुर्क थे। गुलाम वंश का जो पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कौन था, तुर्क था। और गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए हैं सब के सब तुर्क हैं, लेकिन इनका वंश अलग अलग है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महमूद या मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो पूर्ण रूप से निर्माण समाप्त हुआ था वो समाप्त हुआ था इल्तुतमिश के समय में। और इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है वो 13वीं शताब्दी का कार्यकाल है। तो इस प्रकार इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है।
तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले गुलाम वंश शासन किया है, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। 5 राजवंशों ने एक एक करके शासन किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे सैयद वंश, और लास्ट में हो जाएगा लोदी वंश। ये 5 राजवंश है जो एक एक करके दिल्ली सल्तनत पर शासन किए हैं। हालांकि इसमें 3 राजवंशों का क्रम पूछा हुआ है, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश और लोदी वंश, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही वाला सीक्वेंस सही है, क्योंकि गुलाम वंश के बाद तुरंत आएगा खिलजी वंश, इसी में दिया है, और खिलजी वंश के बाद तुरंत आएगा तुगलक वंश। हालांकि सैयद वंश को इसमें नहीं दिया गया है, सीधे लोदी वंश को दे दिया है। यहाँ पे चौथे नंबर पे लोदी वंश को दे दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो समय है, इसको हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया था। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। ट्रिक है आपके पास, गुलाब खिले तो सुगंध लो। इस ट्रिक के माध्यम से क्रम से उन 5 राजवंशों को याद रख सकते हैं आप लोग। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही निरंतर आप सभी को कंप्लीट जीएस फाउंडेशन की सीरीज मिलती रहेगी, आप लोगों को एक एक करके दोस्तों ट्रिक के साथ में मिलती रहेगी। तो ठीक, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।